अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर एक और टॉपिक स्टार्ट करें, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमने पढ़ना ये है कि इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। एंड देन फिर हमने आगे लोड के मैट्रिक्स वगैरह, फिर लोड फैक्टर, ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद अपने न्यूमेरिकल की तरफ हम चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आप देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ठीक है, एक हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, अब ये बेस्ड करती है चार चीज़ों पर। पहली चीज़ जो कि है वोल्टेज लेवल। वोल्टेज लेवल, ठीक है। सेकंड, नंबर ऑफ वायर, जो कि मेन पार्ट है। नंबर ऑफ वायर्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ वायर। तीसरा आपके पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ कनेक्शन। और टोपोलॉजी हो जाएगा इसका। ठीक है, फोर वन इज नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन, के किस तरीके से बना हुआ है। नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अब हमने इसके ऊपर स्टडी करनी है एंड इसको देखते हुए अपना जो सिस्टम है आगे देखना है। तो हम जब बात करेंगे, एक मिनट ज़रा, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ वायर की। ठीक है, नंबर ऑफ वायर में, अब नंबर ऑफ वायर्स हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं। कौन कौन से? डीसी और एसी। डीसी के अंदर अगर आप देखें, और तो डीसी के अंदर सिंपल टू वायर्स होते हैं। डीसी विद टू वायर नेटवर्क, विद टू वायर। ठीक है ना, तो अगर मैं बनाऊँ ये कैसे बनेगा, प्लस माइनस, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, प्लस माइनस इस तरीके से। ठीक है ना, तो आपके पास एक टू वायर सिस्टम आ गया। एक और होता है थ्री वायर सिस्टम, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये आपके पास आ जाएगा और बीच के अंदर आपके पास ये एक प्लस चल रहा है, ये माइनस है और ये आपका न्यूट्रल है। ठीक है ना, और एसी के अंदर अगर हम बात कर लें तो एसी के अंदर आपको पता है कि टू टाइप से कनेक्शन होते हैं, एक होता है स्टार, एक होता है डेल्टा। ठीक है ना, तो कनेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो वो एक होता है स्टार और दूसरा होता है डेल्टा। ठीक है, स्टार एंड डेल्टा। और इसी के अंदर हम चले जाते हैं सिंगल फेज, वन फेज। ठीक है ना, फेज को मैंने फाइव बनाया, फेज को रिप्रेजेंट करता है। वन फेज विथ कितने वायर्स होते हैं? थ्री वायर। अच्छा, सिंगल फेज है तो सिंगल फेज के अंदर दो वायर्स होते हैं। ठीक है, थ्री फेज के अंदर आपके पास आ जाएंगे थ्री वायर्स। और डेल्टा भी कितने वायर्स के ऊपर होते हैं? डेल्टा भी इतने पे ही बनेगा। ठीक है, एंड अच्छा खैर एक चीज़ और, डेल्टा के अंदर कभी भी सिंगल फेज नहीं होगा, क्योंकि उसको आपको बनाना पड़ेगा थ्री फेज के अंदर, लेकिन डेल्टा कभी भी सिंगल फेज में नहीं पाया जाएगा। और अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ, यही चीज़ें यहाँ पर बात करूँ थ्री फेज के अंदर, थ्री फेज के अंदर तो आपको मिल जाएगा। स्टार कैसे पाया जाता है सिंगल फेज के अंदर? ये आपका एक स्टार बना हुआ है, ये एक कॉमन पॉइंट आ गया, न्यूट्रल आ गया, और ये आपका एक लोड आ गया। इसको अगर यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा तो सिंगल फेज के अंदर चले जाएगा। ठीक है ना, तो थ्री फेज ये नहीं आएगा अगर मैं इन दोनों के कनेक्शन इस लोड के साथ नहीं करता। ठीक है, तो ये सिंगल फेज में चले जाएगा। लेकिन डेल्टा बनता किस तरीके से? डेल्टा बनता ही इस तरीके से। तो हमें कनेक्शन उसके कुछ यूँ करने पड़ते हैं फिर लोड के साथ, तो ये इसलिए आता नहीं है। ठीक है ना, सिंगल फेज के अंदर, सिंगल फेज के अंदर तो फिर भी हम ले लेते हैं। और याद रखेंगे लोड एंड के ऊपर हमेशा स्टार कनेक्शन ही होते हैं, हमेशा स्टार कनेक्शन ही होते हैं।
क्योंकि आपके लोड को न्यूट्रल चाहिए होता है। न्यूट्रल क्यों चाहिए होता है? क्योंकि जो आपका लोड होता है वो क्या होता है, अनबैलेंस्ड होता है। तो अगर कोई पूछ ले वाई वी नीड न्यूट्रल एट लोड एंड, तो आपने सीधा ये कहना है कि बिकॉज द लोड इन द कंज्यूमर एंड ऑन द कंज्यूमर एंड कंज्यूमर एंड इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है ना, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता। फिक्स का मतलब यहाँ से एक बैलेंस, ठीक है ना, फिक्स का हटा के ना बैलेंस लगा दें, मतलब बैलेंस नहीं होता। बैलेंस सिस्टम के अंदर न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अदरवाइज आपको न्यूट्रल चाहिए होगा, ठीक है। तो स्टार हो गया। अब थ्री फेज के अंदर भी सिंपल, थ्री फेज आ जाऊँगा तो थ्री फेज के अंदर आपके पास थ्री वायर सिस्टम आ जाएगा और ठीक है, थ्री वायर सॉरी थ्री फेज के अंदर आपके पास हो जाएंगे फोर वायर, ठीक है, तीन फेज होंगे और एक न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनकी क्लासिफिकेशन इस तरीके से करते हैं। तो अब आ जाते हैं पार्ट थ्री के ऊपर, टाइप्स ऑफ कनेक्शन। तो कनेक्शंस के ऊपर अगर मैं आ जाऊँ, ठीक है, तो तीन टाइप से कनेक्शन होते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के। तो पहला है रेडियल, ठीक है ना, पहला है रेडियल। एंड फिर दूसरा है रिंग या लूप, ठीक है ना। थर्ड वन है इंटरकनेक्टेड ग्रिड, इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड ग्रिड हो गया आपका, सही है। तो वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब रेडियल सिस्टम क्या होता है? रेडियल सिस्टम अगर मैं इसको यहाँ पर हल्का सा डिफाइन कर दूँ, रेडियल सिस्टम वो होगा कि एक तरह से मैं कहता हूँ कि जनरेशन सीधा जा रही होगी आपके पास कंज्यूमर एंड के ऊपर, ठीक है ना, कंज्यूमर एंड के ऊपर आपके डायरेक्ट जा रही होगी। छोटी सी मिसाल लेता हूँ कि आपने एक जनरेशन है आपके पास, यहाँ पर एक जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है, ये जनरेटर लगा हुआ है, ये बस आ गया आपके पास, बस से आपके पास डिफरेंट ट्रांसफार्मर आ गए। मैं ट्रांसफार्मर को इस तरीके से बना रहा हूँ, ट्रांसफार्मर को बना सकते हैं, ठीक है ना। स्टेप अप हो गया, स्टेप अप के बाद फिर आगे आ गए डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गए। इन दी एंड मैं बीच के अंदर इसको बस इस तरीके से रख रहा हूँ, आगे डेप में नहीं जा रहा। तो बस आगे जाके क्या हो जाएगा, आपके जो लोड्स होंगे फीडर्स बने हुए होंगे, ठीक है ना, जो फीडर्स बने हुए होंगे, जो फीडर्स के थ्रू ये क्या हो रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे। सिमिलरली ये हर जगह पे इस तरीके से बने हुए होंगे फीडर्स। इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फीडर्स बन गए आपके। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं कह दूँ कि अगर आपकी जो सप्लाई है वो ख़राब हो जाती है, बाई चांस से ख़राब हो जाती है, क्योंकि बस बार पे एक ही सप्लाई कनेक्ट हुई हुई है, अगर बाई चांस से ख़राब हो जाती है तो इसकी वजह से पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। ऐसा ही है, इससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नेटवर्क अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका कोई भी जो भी सिस्टम होगा वो चल नहीं पाएगा। मतलब एक तरह से ये है कि रेडियल का मतलब ये होता है कि जनरेशन से लेकर जो कंज्यूमर एंड तक वो सिंपल एक ही लाइन के अंदर चलता हुआ रहा हो। अगर मैं इसकी ऐसी मिसाल दे दूँ आसान से समझाने के लिए, कि एक रोड है और यहाँ पर आपको पहुँचना है, ठीक है ना, इस जगह पे आपको पहुँचना है बेसिकली, और आगे कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो कि यहाँ पे मिलता हो। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे खुदा हुआ है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से जाना है और आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ पे खड्डा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको आप पार करके जा नहीं सकते, ठीक है। तो एक तरीके से बोलें कि आप यहाँ से आ रहे हैं लेकिन आपने देखा कि यहाँ आगे का रास्ता ही ख़राब है, तो आप आगे तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो एक मिसाल ऐसी है रेडियल सिस्टम की, ठीक है ना, कि आपने देखा कि आपकी सोर्स ख़राब हो गई है, तो इससे आप आगे जा ही नहीं पाएंगे। मतलब कि जब सोर्स ही ख़राब हो जाएगी तो आपका जो सिस्टम है वो रन ही नहीं करेगा। तो ये एक एग्जांपल है रेडियल सिस्टम की, ठीक है। आई होप रेडियल सिस्टम समझ में आ गया कि जनरेशन और कंज्यूमर एंड के दरमियान
सिंपल सोर्स और लोड अटैच होते हैं। ज़्यादा क्योंकि अगर जनरेशन में ज़्यादा लगा दूंगा, लेट सपोज कि अगर मैं एक और जनरेटर लगा देता हूँ, तो अगर एक इफेक्ट भी हो जाती है तो दूसरा उसको एनर्जी सप्लाई करता रहेगा, ठीक है ना। तो वो अलग कनेक्शन के अंदर आ जाएगा, वो रिंग और लूप के अंदर आ जाएगा। जैसे कि अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिंग और लूप को। ठीक है, रिंग और लूप। अब रिंग और लूप किस तरीके से बने हुए होते हैं, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप वो बना लें। जैसे कि सेकेंड ईयर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई थी, उस तरह का समझे एक तरह का रिंग बना लें आप। इसको भी यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है। और सपोज कर लें कि यहाँ पर क्या है, सोर्सेज कनेक्टेड है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपकी मल्टीपल सोर्सेज इस तरीके से कनेक्टेड है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जो ये वाले पार्ट है, जो ये वाले पार्ट है, ये आप इसको समझ लें कि क्या है, फीडर्स हैं। तो मैं अगर यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ये जो पार्ट है वो क्या है, फीडर्स हैं। ठीक है, ये पार्ट क्या है, फीडर्स हैं। और फीडर्स का मतलब एक तरह से आपकी क्या है, यहाँ पर लोड एंड है, ठीक है ना। फीडर्स और लोड एंड आपके यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो सपोज कि आपकी ये वाली जो बस बार है, जो आपका ये पार्ट है, या बस बार को भी अभी हम स्किप करते हैं, हम कहते हैं कि सप्लाई ख़राब हो गई है। हम बोलते हैं कि जो ये वाली सप्लाई है वो क्या हो गई है, ख़राब हो गई है। जब ये सप्लाई ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये इंटर कनेक्टेड है आपस में, ये एक लूप में ही फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर इसकी वजह से ये वाला फीडर ख़राब हो रहा था और इस वाली की वजह से ये वाला फीडर इफेक्ट हो रहा था, ठीक है ना। जब ये फीडर इफेक्ट हो रहा था, एक मिनट ज़रा, जब ये फीडर इफेक्ट हो रहा था, तो क्या होगा कि यहाँ से जो सप्लाई आ रही है, क्योंकि इस फीडर को दो तरफ से सप्लाई आ रही है, एक ये वाला फीडर अप्लाई दे रहा है और ये वाला, एक ये वाली सोर्स इसको सप्लाई दे रही है। लेट सपोज कि ये फीडर इफेक्ट हो गया, मतलब कि ये सप्लाई ख़राब हो गई है, तो यहाँ से सप्लाई आपको देता रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम एक ऐसा आएगा कि ये वाली सप्लाई भी ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो लोड होगा, इस वाले के फेस के ऊपर, जो इस वाली, जो आपका जनरेटर है, इसके ऊपर भी लोड आ जाएगा। किसकी वजह से? इस फीडर की वजह से। क्यों? क्योंकि ये वो फीडर है जो कि दो जनरेटर से ऑपरेट हो रहा था। लेट सपोज के ये आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रहा था 10 kV, ठीक है ना, बोथ एंड से, मतलब कि 10 kV यहाँ से ले रहा था, 10 kV यहाँ से ले रहा था, 10 kV यहाँ से ले रहा है, 10 kV यहाँ से ले रहा है। एंड सपोज कर लेते हैं कि जो आपका जनरेटर है वो है 15 kV का, समझाने के लिए। ये कितने उसका है, 15 kV का। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि आपका जो लोड है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 20 kV एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अब जिस तरह मैंने कहा कि जो आपका ये वाला जो पार्ट है, जो आपका ये जनरेटर है, ये हो गया ख़राब। जब ये ख़राब हो गया तो इसको 10 kW एनर्जी मिलेगी नहीं। जब ये 10 kW एनर्जी मिलेगी नहीं, तो इसको ये 15 kW एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सारी की सारी एनर्जी जब यहाँ प्रोवाइड करेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर फेलियर आएगा। जब यहाँ पर फेलियर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली इस सोर्स के अंदर भी एक फेलियर आ जाएगा। तो इससे होगा क्या कि आपकी 1 बाय 1 आपकी जो सप्लाईज हैं वो क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। मतलब कि एक तरह से जनरेटर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस टाइप के फेलियर को हम कहते हैं कैस्केडेड फेलियर। कैस्केडेड फेलियर, ठीक है ना। इस टाइप के जो फेलियर होते हैं उसको हम कहते हैं कैस्केडेड फेलियर। अब तीसरा टाइप आता है आपके पास इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड ग्रिड। इंटरकनेक्टेड ग्रिड क्या है? वैसा ही है जैसा अभी हमने एक रेडियल नेटवर्क देखा था। एक आपके पास सप्लाई है, ये बस बनी हुई है, इस तरीके से आपके पास आ गई है, ठीक है, सप्लाई। देन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर के बाद फिर आपके पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर आ गए।
फिर एक और फीडर था, वहाँ पर भी एक जनरेटर लगा हुआ था, उसने आगे दिया, वहाँ पर फिर ये स्टेप अप स्टेप डाउन जो भी हो रहे वो काम होंगे सारे के सारे, ठीक है। या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगे हुए हों, जो भी लगे हुए हों, अभी मैं बीच का पार्ट नहीं बना रहा, ठीक है ना। तो इसको मैं इस तरीके से ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आते हैं, सबको पता है। जब डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे तो सब चीज़ें आएंगी। तो अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपके लोड है, ठीक है, ये सारा का सारा आपका एक लोड बना दिया है मैंने। अब मान लें कि आपकी इनमें से कोई एक भी सप्लाई क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लेट सपोज कि आपकी ये सप्लाई ख़राब हो जाती है, तो इससे क्या होगा कि जो डिफरेंट जो दो सप्लायर्स हैं, जो ये जो जनरेटर हैं, ये आपके पावर कंजम्पशन पूरा करवा देंगे, ठीक है ना। लेट सपोज कि ये वाली अगर पावर ख़राब हो जाती है, ये वाला जनरेटर ख़राब हो जाता है, तो आपके पास एक बैक एंड के ऊपर ये और ये जनरेटर जो है वो मौजूद है, जो कि आपकी सप्लाई रुकने नहीं देंगे। क्योंकि अगर ये ख़राब होता है तो उसकी वजह से लोड इसके ऊपर आएगा, बट यहाँ से आपका जो चैनल है वो सारा का सारा चलता रहेगा, तो इसके अंदर कोई इतना बड़ा इशू आएगा नहीं, ठीक है ना। और ये इंटरकनेक्टेड ग्रिड काफ़ी बेहतर है और ये काफ़ी कॉस्टली है, ठीक है ना। तो कॉस्टली है ये पहली बात, ठीक है। इसके अंदर हमें मल्टीपल सोर्सेज इस तरीके से कनेक्ट करनी पड़ेगी ताकि किसी भी किस्म का फेलियर आए तो लोड एंड के ऊपर कोई इशू ना आए, ठीक है ना, ताकि वो कंपनसेट हो सके। इसी तरह जब हमने रेडियल पढ़ा था, रेडियल जो है वो बहुत चीपर है। रेडियल कैरम जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी चीपर है। चीपर का मतलब ये है कि इसकी कॉस्ट कम है, ठीक है ना। तो चीपर का मतलब ये नहीं समझेगा कि बिल्कुल ही कम है, मतलब ये है कि इंटरकनेक्टेड से कम है उसकी रिंग की जो कॉस्ट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो है बेस करता है लोड मैट्रिक्स के ऊपर। लोड मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हमने ये टॉपिक स्टार्ट करना है। अब इस टॉपिक के अंदर क्या क्या है, अब हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोड के बारे में, ठीक है। तो लोड के बारे में हमने पढ़ना क्या है, तो डिफरेंट चीज़ें जो कि हमने यहाँ पे पढ़नी है, मैं हल्का सा यहाँ पे लिख दूँ। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे एवरेज लोड, क्योंकि इनके फार्मूलाज हैं, इनको डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे कि क्या होता है एवरेज लोड, एंड फिर इसके न्यूमेरिकल की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो यहाँ पे लोड फैक्टर आ गया आपके पास, लोड फैक्टर, और एक आ जाएगा आई थिंक मैक्सिमम डिमांड है शायद, मैक्सिमम डिमांड। कोशिश तो यही करनी है कि आज ये तीनों टॉपिक कवर कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज लोड क्या है, अगर इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक ग्राफ बनाना होगा। तो सिंपल से एक ग्राफ बना लेते हैं। तो मैंने ये चीज़ बना ली है, ठीक है। इसको समझने से पहले मैं एक और ग्राफ बना देता हूँ, शायद आप लोग अच्छे से समझ जाएं। ये एक साइन वेव मैंने बनाई है, अगर मैं इसका बोलूँ कि इसकी एवरेज वैल्यू बताओ, तो इसकी एवरेज वैल्यू कुछ यहाँ आएगी, ठीक है ना। समझाने के लिए कि ये आपका जीरो का रेफरेंस है और एवरेज वैल्यू से थोड़ी सी ऊपर आएगी कि एरिया अंडर द कर्व निकाल ले इसे इतने पोर्शन के अंदर, कि इस पोर्शन के अंदर एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा, तो हमें वो बताना होता है। तो वो असल में क्या होती है, एक एवरेज वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पर एवरेज लोड क्या है, एवरेज लोड का मतलब ये है कि आपने देखना है कि कितने टाइम के ऊपर यहाँ पर आपके पास टाइम चलेगा और यहाँ पे आपके पास चलेगी एनर्जी, कि कितने टाइम के लिए कितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है। तो हमें लेट सपोज कि ये आपकी एक एनर्जी कंजम्पशन की एक लाइन है जो कि आपके एवरेज को शो कर रही है कि आपके दिन में इतना एवरेज लोड चलता है, एंड देन इसके बाद जो ऊपर वाले पॉइंट है वो आपके पास कहलाता है पीक लोड। तो इसको मैं अगर मैं रेफरेंस कर दूं कि ये एवरेज लोड है, एवीजी लोड, ठीक है ना। और पीक लोड क्या होगा, पीक लोड वो होगा जो कि आपकी बिल्कुल टॉप मोस्ट जहाँ पर आपका ग्राफ बन रहा होगा वो आपका होगा पीक। तो पीक जब बनेगी तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो पोर्शन है ये आपके पास कहलाएगा पीक लोड, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एवरेज लोड। ये एवरेज लोड है, ठीक है ना। एवरेज बता दिया और पीक बता दिया। अब एवरेज निकलता किस तरीके से, उसका फार्मूला देख लेते हैं। तो एवरेज लोड का जो फार्मूला है वो असल में है एवरेज लोड इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम पर बाय टाइम। अगर कुछ आइडिया होता है ग्राफ को देखने के बाद, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया था ई एन पी लिख दिया था, मैं ई एन टी लिख दिया था। अगर थोड़ा सा रिलेट कर सकें तो आप लोग इसका जो फार्मूला है वो खुद से ही बना लेंगे। अगर कैसे जनरेट करेंगे, अगर बाई चांस भूल जाते हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पर आपके पास होता है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ होता है, ठीक है, कुछ लीनियर टाइप ग्राफ बन गया। इसका फार्मूला क्या बनता है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, या कह सकता हूँ कि इतना एक्सेलरेशन इसने इस बॉडी में इतना एक्सेलरेशन है, मतलब कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन का फार्मूला पूछूंगा तो आप बता देंगे वी अपॉन टी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे इसका पूछूंगा, इस पॉइंट का पूछूंगा, तो आप यहाँ पे मुझे क्या बोलेंगे कि एवरेज लोड जो होगा, जो एवरेज लोड जो होगा वो होगा आपका एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम। अगर आपको एक दिन की कंजम्पशन निकालनी है तो टाइम आपको क्या लेना पड़ेगा, फॉर वन डे टाइम इज इक्वल टू 24 आवर, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन जो होती है वो किलोवाट आवर के अंदर होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो टाइम आपको क्या लेना होगा, 24 आवर। इसी तरीके से अगर आपको निकालनी हो महीने की, तो महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, ठीक है ना, 30 दिन होते हैं फॉर वन मंथ। तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा, एक महीने का आप एवरेज निकाल सकेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो लेट सपोज कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एनर्जी जो कंज्यूम की है एक महीने के लिए, जो एक नॉर्मल घर का एस्टिमेटेड होता है, वो अप्रॉक्स एनर्जी होती है, आप लें 350 किलो वाट, ठीक है ना। या मैं कह देता हूँ कि आपने इतनी पावर यूज़ कर ली है, एनर्जी को भी स्किप कर देते हैं अभी। तो पावर आपने ले ली 350 किलो, 3.5 किलो वाट। एक नॉर्मल घर के अंदर इतनी पावर कंज्यूम हो रही होती है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, इतनी पावर कंज्यूम होती है। पी इंटू टी कर देंगे तो एनर्जी निकल जाएगी। और बात एक ही है, मतलब एक तरह से आपके पास इतनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे होते हैं एक घर के अंदर, जिसके घर का सेंक्शन लोड 3 किलो वाट है, तो वो तकरीबन इतनी एनर्जी वो यूज़ कर रहा होता है। तो अब आगे आ जाते हैं। तो जिस तरह मैंने अभी ग्राफ आपको बताया था कि ग्राफ को हम देख के इस तरीके से रीड करते हैं कि इसका एवरेज लोड क्या बनेगा। एवरेज लोड का मतलब ये है कि अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना दूं इस ग्राफ को, कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। मैं आपको बोलूँगा कि, और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 5, 10 एंड 15, ठीक है ना। ये 5 हो गया, 10 और 15। अगर मैं आपसे पूछूंगा इस घर का एवरेज लोड कितना है, तो आप क्या बताओगे कि इसका इस घर में एवरेज कितना चल रहा है। तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लो, या आप देख लो कि जो आपका लोड है वो किस एंड पे मतलब ज़्यादा टाइम के लिए कौन सा ऑन हो रहा है। तो आपने यहाँ पर देखना शुरू किया कि इस टाइम के अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर, लेट्स सपोज के 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो कौन सी हो रही है, 5 किलो वाट, ये के बी के अंदर है, ठीक है। सपोज कर लें कि 5 किलो वाट एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है, तो वो आपको इस तरीके से एवरेज लोड के अंदर चले जाएगा। आई होप समझ आ गई ये मेरी बात, ये वाली। अब हम आगे आ जाते हैं, अब हम आगे आ जाते हैं, और आगे आने के बाद
हमारा टॉपिक क्या है, लोड फैक्टर आई थिंक, ठीक है ना। लोड फैक्टर है, लोड लोड फैक्टर, ठीक है ना। लोड फैक्टर है, इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है मैं लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बस सब फार्मूलाज ही चल रहे हैं। जो इसके अंदर लोड फैक्टर का काफ़ी समझने वाला है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल के हवाले से, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए एक तरह से आपको थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिकल की गेम समझ आ जाएगी कि जनरेशन और आपके जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो किस तरीके से डिसाइड होती है। तो लोड फैक्टर है, लोड फैक्टर का फार्मूला होता है आपके पास एवरेज लोड, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट करना सीख लिया है, अपॉन मैक्सिमम लोड। मैक्सिमम लोड को हम पीक लोड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी नाम से आ जाए तो आपको इशू नहीं होगा। तो एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, रैंडम से मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इसका जो पीक है वो ये वाला है, और जो इसका एवरेज है मैं मान लेता हूँ कि ये इसका एवरेज लोड है। कि लोड फैक्टर आपको ये बताता है कि आपका जो लोड है वो एवरेज लोड। अच्छा, इसको और डिफाइन करने से पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताना चाहूँगा, वो क्या क्या चीज़ है। या आपने देख लिया कि ये एवरेज लोड है, ठीक है ना। ये आपको पता है ये आपके पास कौन सा लोड है, पीक लोड है। अगर थोड़ी सी मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लूँ देन इसके बाद हम देखते हैं। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, अगर हम इन टर्म ऑफ जनरेशन की बात करें। सपोज करें कि एक जनरेशन हो रही है 10 kV के ऊपर, मेरा kV पे ही मैं चल रहा हूँ, ठीक है। एवरेज लोड है 5 kV, ये 5 भी नहीं 3 kV, और कम कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ आ सकेगा। 3 kV है, ठीक है ना। और आपका जो पीक लोड है वो है आपका 9 kV। अच्छा, एक चीज़ और, आपकी जो जनरेशन है वो आपके पीक लोड के बेस पे करती है, ठीक है ना। जितना पीक लोड होगा हम, जो आपकी जो जनरेशन होती है, मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, जो जनरेशन होगी वो बेस करेगी पीक लोड के ऊपर, ठीक है ना। तो पीक लोड या पीक एनर्जी बोल दें, ये हमेशा जो आपकी जो जनरेशन होगी वो इससे ज़्यादा ही होगी। पीक लोड बड़ा होना चाहिए आपकी जनरेटर से, ठीक है ना, जनरेटर की उससे पावर से। तो ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट है जो कि आप नोट कर लें कि पीक लोड ज़्यादा होना, पीक लोड से बड़ी होनी चाहिए आपकी जो जनरेशन है। तो अगर 9 kV आप कंज्यूम कर रहे हैं मैक्सिमम, तो आपका जो जनरेटर है वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि वो आपको 9 kV प्रोवाइड कर सके। अदरवाइज 9 kV वो प्रोवाइड नहीं करेगा। लेट सपोज का आपकी जनरेशन ही 8 kW की है, तो वो क्या होगा, वो जब उसको 9 kW चाहिए होगा तो तब वो अपना जो एनर्जी है वो इतनी डिलीवर नहीं कर पाएगा। जब वो डिलीवर नहीं कर पाएगा तो वो वहाँ पर एक ब्रेकडाउन का एक वहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो जाएगा, जो कि आपकी सप्लाई को कट ऑफ कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो भी पीक लोड होता है हम जनरेशन उसके हिसाब से लगाते हैं। अगर 9 kW है तो आपने 9 kW का जनरेटर लगाना है, और अगर इससे ज़्यादा लगाते हैं, मतलब 9 kW या 9 kW से ज़्यादा का ही आपने जनरेटर लगाना है लाजमी। तो जब जनरेटर लगा दिया है और आपकी एवरेज लोड ये है, ठीक है। एवरेज का मतलब ये है कि आप पूरे दिन में कम से कम इतना जो बेस लोड है वो आप यूज़ करते हैं। लेकिन एक टाइम पर मैं कह सकता हूँ कि अगर इस टाइम फ्रेम से लेकर इस टाइम फ्रेम तक, और मैं टाइम फ्रेम अगर डिफाइन कर दूँ 5 PM से लेकर 7 PM तक, मेरा जो लोड है वो कितना हो जाता है, वो 9 kV तक चले जाता है, ठीक है ना। वो 9 kV तक इंक्रीज़ हो जाता है। जब वो 9 kV तक इंक्रीज़ हो जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ इस टाइम पीरियड के लिए मेरा जो लोड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज़ हो गया, और बाकी टाइम के लिए ये चीज़ डिमांड में नहीं है, मतलब कि मुझे ये नहीं चाहिए, इतना एनर्जी इतनी पोर्शन नहीं चाहिए। तो ये चीज़ आपके पास चली जाती है अंडर यूटिलाइजेशन के अंदर। जो ये मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है, तो ये कहलाता है
यूटिलाइजेशन, ठीक है, मैंने इसको ऊपर लिख दिया यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। इससे होता क्या है, अगर आप इसको फॉर्मूले के अंदर भी पुट करें तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर ले लेते हैं अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ये चलें ऐसे ही रखते हैं। लोड फैक्टर निकालना है, लोड फैक्टर निकालना है, एवरेज कितना है 3। अच्छा, एक तरह से ये रेशो है ना, तो रेशो की रेंज क्या होती है, ऑलवेज 0 to 1, क्योंकि ये एक रेशो है, ठीक है, रेशो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम या पीक लोड। तो 3 kV अपॉन 9 kV है आई थिंक, हाँ ठीक है, तो 9 kV आपके पास आ गया। इसका जब डिवाइड करेंगे तो लोड फैक्टर आपके पास कितना आ जाएगा 1.3 विच इज इक्वल्स टू 0.33, ठीक है ना, विच इज इक्वल्स टू 0.33। अब लोड फैक्टर आपको ये बताता है, इसको ज़रा सही कर लूँ मैं। अब लोड फैक्टर आपको ये बताता है बेसिकली कि आपका जो लोड है वो कम टाइम के लिए आपने ऑन किया था, मतलब कि जो आपका पीक लोड है वो कम टाइम के लिए एक तो ऑन हो रहा था और वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था एज़ कम्पेयर टू बाकी टाइम फ्रेम के अंदर। इसका मतलब ये है कि आप जितनी एनर्जी सपोज कर लेते हैं कि 24 घंटे हैं, ठीक है ना, 24 घंटे हैं और 24 घंटे हैं, तो मैं इसको ज़रा इस तरफ ले आऊँ, ये आपके पास 24 आवर आ गए। तो 24 आवर में से हमने जो 2 आवर हटा देते हैं, मतलब कि 2 आवर हमारे ऐसे हैं जिसके अंदर हम कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं 9 kV कर रहे हैं। अदरवाइज 22 आवर्स में हम क्या कर रहे हैं, अप्रॉक्स हम ले लेते हैं कि या ऐसा करते हैं कि इसको और डिवाइड कर लेते हैं। हम जो 10 आवर जो यूज़ कर रहे हैं, 10 आवर हम यूज़ कर रहे हैं 3 किलोवाट, और कितना होगा 12 हो गए, एंड 12 आवर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा लोड, ऑलमोस्ट 7.5 किलोवाट, ठीक है, हम इतना लोड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो असल में लोड फैक्टर हमें ये बताता है कि एक तो ये एफिशिएंसी के ऊपर बताता है, ठीक है ना, जितना लोड फैक्टर ज़्यादा होता है ना आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, ठीक है। एक तरह से हमें ये कहना है कि हमें अपना एवरेज लोड को इंक्रीज़ करना है। अगर हमारा एवरेज लोड मैक्सिमम लोड तक पहुंच जाएगा तो हमारा जो जनरेशन है वो बिल्कुल इफेक्टिव बन जाएगी। इफेक्टिव का मतलब कैसा, अगर आप इस फिगर में ही देखो कि आपकी जो जनरेशन है वो कितने केवी की है। मैं इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा और बना दूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है ना, मैंने ऐसे ही बना लिया जैसे वहाँ पे बना हुआ था। ये एवरेज आ गई मेरी और ये मेरे पास आ गई मेरी पीक। तो और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो एरिया है वो अंडर यूटिलाइजेशन है, मतलब कि अंडर प्रोसेस कह लें आप यहाँ पे, ठीक है ना। अंडर यूटिलाइजेशन ये एक कीवर्ड है जो कि आपको हर जगह मिल जाएगा, बुक्स के अंदर भी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो कितने केवी पे हो रही है, 10 केवी पे हो रही है, ठीक है। पीक लोड मेरा कितना है, पीक लोड है मेरा 9 केवी और एवरेज है मेरा 3 केवी। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये ऑन होता है, जो कि मुझे 9 किलोवाट इसको अपनी प्रोवाइड करनी होती है एनर्जी। बाकी टाइम के लिए, क्योंकि देखें एक जनरेटर है, जनरेटर चल रहा है, तो इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं पहले एक एग्जांपल दे दूँ देन फिर आपको समझाता हूँ, क्योंकि एग्जांपल से मुझे लगता है कि ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। एक जनरेटर है, ठीक है ना, एक जनरेटर है। क्या हो रहा है, हम उसको चला रहे हैं पेट्रोल से। 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, ठीक है ना। तो 1 लीटर पेट्रोल से मुझे क्या क्या चलाना है, मुझे चलाने हैं 2 फ़ैन और 2 LED, या मतलब 2 बल्ब मैं ले देता हूँ, 2 बल्ब मुझे चलाने हैं, ठीक है ना। और यही काम मैं कर रहा हूँ और इसकी जो जनरेशन है वो कितने पे हो रही है, वो 1 kV पे हो रही है।
ठीक है ना। वो 1 किलो वाट का एक जनरेटर है, एक छोटा सा जनरेटर है जो कि आपके 2 पंखे और 2 बल्ब चला रहा है, जो कि इसके लिए बिल्कुल बराबर है। ठीक है ना, मतलब ये इसके लिए एक बहुत इनफ है ये। सिमिलरली एक आपका एक जनरेटर है जिसको वो भी 1 किलो वाट का है, लेकिन उसको क्या करना है, लेकिन उसको चलानी है एक मोटर। ठीक है ना, एक मोटर चलानी है उसको एक। तो मोटर भी हम कह देते हैं कि 1 HP की है। ठीक है ना, 1 हॉर्स पावर की। 1 हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट होते हैं, अगर किसी को याद हो तो ज़रूर बताएं। 746 वाट होते हैं। ठीक है ना, 1 HP की मोटर में। अगर क्योंकि नॉर्मल वर्ड है, आप हर जगह से सुनेंगे कि 1 HP की मोटर है, 2 HP की मोटर है। तो 2 HP की मोटर का मतलब होता है ऑलमोस्ट 1.5 किलो वाट। 1 HP की मोटर होता है अप्रॉक्सीमेटली 746 वाट। इसको भी आपको चलाना है 1 लीटर में। ठीक है ना, इसको भी चलाना है आपको 1 लीटर के अंदर। अब यही चीज़, अच्छा ड्यूरेशन सेम है। ड्यूरेशन का मतलब ये है कि जितनी देर के लिए ये चलेगा उतनी देर के लिए वो भी चलेगा। अच्छा यहाँ पर इसकी मिसाल के लिए ना, मैं यहाँ पे जनरेशन की वैल्यू बढ़ा दूँ। मैं यहाँ पे 3 KB का एक जनरेटर ले रहा हूँ। ठीक है ना, एक जनरेटर है दो 1 KB का। और ऐसा करते हैं, फिर मिसाल भी सेम ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मुझे एक मोटर चलानी है 1 HP की। ठीक है ना, मतलब कि लोड सेम है, लोड सेम है, लेकिन आपका जो जनरेटर है वो डिफरेंट है। तो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि जो पीक जो आपका जनरेशन होती है वो आपकी पीक लोड के ऊपर होती है। मान लें कि पीक लोड आपका कितना है, वो 746 वाट ही है। ठीक है ना, इतना आपका लोड है, 746 आपके पास इतना ही लोड है। तो आपके मुताबिक ये जो जनरेटर है बिल्कुल एफिशिएंट है। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पर एक फ़ैन और ऐड कर दें ताकि इसके नियर बाय पहुँच जाएंगे। जब फ़ैन ऐड कर देंगे तो फ़ैन भी हम बोल देते हैं कि 80 वाट का एक फ़ैन है। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 820। काफ़ी है इतना। इसी तरीके से यहाँ पे ही बोल देते हैं कि ये 820, यहाँ पे ही मैंने एक फ़ैन ऐड कर दिया ताकि इसके हम नियर बाय पहुँच जाए। तो मैंने कहा कि पीक लोड मेरा 820 वाट है और मैंने जनरेशन जो की है वो 1 किलो वाट की है। तो मैंने कहा बस ठीक है, तो इतनी जनरेशन मुझे चाहिए। अब टाइम ड्यूरेशन के लिए चल रहे हैं दोनों जनरेटर, मतलब कि 2 घंटे के लिए जनरेटर चल रहे हैं आपके। अब और 1 लीटर पेट्रोल आप उसके अंदर डाल रहे हो। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, अगर मैं इसका एरिया अंडर द कर्व बनाऊंगा और इसका एरिया अंडर द कर्व बनाऊंगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि इसका जो एरिया अंडर द कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और जो इसकी एवरेज वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी एवरेज वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है ना, और अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना चाहूँगा तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो कुछ यूँ होगा। इसका जो एरिया अंडर द कर्व कुछ इस तरीके से होगा। मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूँ, नीचे हो गया काफ़ी, मतलब इतना होगा। ठीक है ना, अब इसको समझने के लिए इतना बन गया। अब आप कहें कि लोड बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, लोड क्या है, बिल्कुल सेम है, पेट्रोल इतना ही डल रहा है 1 लीटर 1 लीटर, लेकिन जनरेशन में फ़र्क है। ठीक है ना, जनरेशन में फ़र्क है। ये 1 किलो वाट का आपके पास जनरेटर है और ये कितने किलोवाट का जनरेटर है, वो 3 किलोवाट का जनरेटर है। उसको कितनी पावर रिक्वायर्ड है, 820। इसका मतलब क्या है कि ये इसको ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, 820 वो यूज़ कर रहा है। ठीक है ना, बाकी रेस्ट तकरीबन 1.5 किलोवाट ये कहाँ जा रही है, ये अंडर यूटिलाइजेशन जा रही है, मतलब कि मैं इसको यूज़ ही नहीं कर रहा। जब मैं उस पावर को यूज़ ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, वो मेरे लिए बेकार है। वो पावर मेरे लिए क्या है, बेकार है। मतलब कि जो यहाँ तक की जो पावर है वो मेरे लिए क्या है, बेकार है। मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। और जब यही काम आप 1 किलोवाट के जनरेटर में से कर सकते थे, अब यहाँ पर क्या है, अब इसकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। क्यों, अगर आपने ये 10,000 का लिया हुआ है, सपोज कर लें ये आपने 10,000 का लिया हुआ है, तो सिमिलरली ये आपने कितने का लिया है, ये आपने सपोज करने के 50,000 का आपने जनरेटर लिया है। तो आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ ज़्यादा की, आपने 10,000 में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की या 5,000 में ज़्यादा की। अगर आप बोलेंगे कि 10,000 वाली इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है ना, तो मैं बोलता हूँ जी बिल्कुल अच्छी है।
क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। रिक्वायरमेंट तो आपकी इससे भी पूरी हो रही है, 50,000 वाले से भी, लेकिन इसकी वजह से आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। तो ठीक है ना, आपकी कॉस्ट बढ़ गई है। अब अगर आप अपनी जो जनरेटर के थ्रू किसी को एनर्जी देते हैं, अपनी पावर देते हैं, और आप उसका बिल चार्ज करते हैं, तो जो बिल चार्ज होगा वो आपके लोड फैक्टर की वजह के ऊपर होगा। कैसे? कि जितना पीक होगा, पीक और एवरेज के दरमियान जितना एरिया कम होगा, ठीक है ना, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना लोड फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब लोड फैक्टर ज़्यादा होगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो कॉस्ट हो जाएगी कम। जितना अंडर यूटिलाइजेशन, जो आपके पास डिस्टेंस कम होगा, तो उतनी ही आपकी कॉस्ट कम होगी। मैं अगर बोलूँ, अब यहाँ से देखें, अब एवरेज आपके पास ये है और पीक आपके पास ये है, तो डिस्टेंस बहुत कम है। जितना डिस्टेंस कम उतनी कॉस्ट कम, जितना डिस्टेंस ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा। ठीक है ना, ऐसे ही पता चल रहा है कि इसको ऐसी एग्जांपल ले लें कि जितना अंडर यूटिलाइजेशन फैक्टर ज़्यादा आ रहा है उतनी ही कॉस्ट ज़्यादा बनेगी। तो मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन ठीक है ना, उतनी ही जितनी ज़्यादा, मतलब कि डिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है ना, एक तरह से, तो कॉस्ट ज़्यादा। तो आई होप समझ आ गया होगा इस तरीके से कि लोड सेम था, हमने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की। अब यहाँ पर मैं यही बात करूँ कि जितना लोड फैक्टर कम होगा उतनी कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो जाएगी, और उसको हमने फार्मूले के थ्रू भी देख लिया। और आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इनके दरमियान फासला कितना है, ज़्यादा है। ठीक है ना, ये तो खैर मैंने एवरेज ऊपर बना दिया काफ़ी। अगर मैं इसको कुछ यूँ बना देता, एवरेज यूँ बनाता कुछ इस तरीके से, तो मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता। अगर मेरा एवरेज ही यहाँ पर होता तो मैं बोलता मेरी कॉस्ट ही कम है, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। तो इसकी वजह से मैं कह पा रहा हूँ कि मेरा जो लोड फैक्टर है वो कम आ रहा है, और आपके के मुताबिक जब हमने फार्मूले से कैलकुलेट किया है वो कितना आ रहा है, 0.33। ठीक है ना। तो जब लोड फैक्टर कम होता है तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, जो लोड फैक्टर है वो इंडिविजुअल घर पे नहीं निकलता, ये एरिया टू एरिया, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि एरिया वाइज निकलता है। लेट सपोज कि एक एरिया है नाजमाबाद का, ठीक है ना, एक एरिया ये है कि लियाकताबाद का, और अगला एरिया है टी नट्टी का, ठीक है ना, फिर एक एरिया है आपके पास गुलशन इकबाल का। तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के ये एरियाज इतने बड़े बड़े हैं, तो इनके ग्राफ प्लॉट करना काफ़ी आसान होगा, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन है तो उसके ऊपर आराम से ये प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो लोड फैक्टर यहाँ तक था। अब एक बात और कर लेते हैं एमडीआई की। एमडीआई के अंदर कुछ है नहीं, मैक्सिमम डिमांड है। तो मैक्सिमम डिमांड के फार्मूलाज क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लोड फैक्टर के कुछ फार्मूलाज और हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो डिमांड आपके पास है एक डिमांड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर का एक फार्मूला है वो मैं बता दूं आपको। तो डिमांड फैक्टर, तो डिमांड फैक्टर है आपके पास। डिमांड फैक्टर ये है कि आपके पास डिमांड फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम लोड अपॉन कनेक्टेड लोड। इसका मतलब आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि डिमांड फैक्टर का क्या मतलब है कि जितनी डिमांड ज़्यादा होगी उतना डिमांड फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि एक कंज्यूमर है उसको 8 किलोवाट एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। उसको इसका अगर मैं बोलूँ डिमांड फैक्टर का ग्राफ अगर इस तरीके से बन जाए, ठीक है ना, मतलब कि जनरेशन इतने पे हो रही है और एवरेज उसका यहाँ पे बन रहा है। मतलब कि एक तरह से बोलने के मैक्सिमम लोड क्या है, ये है आपका, और कनेक्टेड लोड भी इतना ही है। क्या आपने जैसे ही कनेक्ट किया आपका लोड यहाँ पर बन गया। तो जब यहाँ पर बनेगा तो सपोज कर लें कि ये 10 है और ये 8 है, डिवाइड करवा दे, क्योंकि मैक्सिमम लोड आपका 10 है, डिवाइड बाय 8, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये बन जाएगा आपके पास 1.25, इस तरह कुछ करके बनेगा। खैर 1.25 नहीं बनेगा, कम ही बनेगा, ठीक है ना, 0 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग बनेगा बल्कि। तो इतना आपके पास लोड बन जाएगा। खैर ये कनेक्टेड लोड है तो यहाँ पर मैं इसको केवी के अंदर लिखूँगा नहीं, इस
इसकी इसका जो भी रेशियो होगा वो भी होगा हमेशा 0 to 1 ही होगा, ठीक है ना। ये भी 1 से एक्सीड नहीं करेगा। कनेक्टेड लोड यहाँ पर डिफरेंट होगा क्योंकि लोड हर वक्त सेम नहीं होता, चेंज होता रहता है। तो फॉर्मूला सिंपल यहाँ पर ये है। और यहाँ याद रखना है कि 3 टाइप की केसेस है। पहले कौन सा, एक है रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल के अंदर जो डिमांड फैक्टर होता है वो होता है 0.75 से लेकर 0.5 से लेकर 0.6 तक। और जो कमर्शियल है, जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, इंडस्ट्री में डिमांड ज़्यादा होती है क्योंकि उनको हर वक्त एनर्जी चाहिए होती है, तो वहाँ पर डिमांड फैक्टर हमेशा 1 के नियर टू 1 होगा। तो बास किताबों के अंदर 0.75 से लेकर 0.9 तक लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब कि ये नियर टू 0 होगा, नियर टू 0 कह रहा हूँ, नियर टू 1 होगा। और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर बस ये कह सकते हैं कि नियर टू 0 होगा। तो ये डिपेंड करता है आपको कितनी एनर्जी कंज्यूम करनी है, कितनी आपको रिक्वायर्ड है। तो मैं कह दूं कि एक घर है, ठीक है ना, एक घर है, लाइन आ रही हैं आपके पास, ट्रांसमिशन लाइन, और ये घर में जा रही हैं, ठीक है। जनरेशन हो रही है 10 kV के ऊपर और आपकी डिमांड है 12 किलोवाट की। मतलब कि आपको जितनी जनरेशन हो रही है आपको उससे ज़्यादा चाहिए, डिमांड ज़्यादा है। तो वो किसी जो आपको कंज्यूमर को फिर किसी तरीके से वो आपको 12 किलोवाट की जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करके देगा, ठीक है ना। जो आपका कनेक्टेड लोड है वो कुछ इतना है। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वो आपको कुछ इस तरीके की एनर्जी प्रोवाइड करके देंगे ताकि आप अपने इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सको। तो ये डिमांड फैक्टर में आ जाता है कि आप बन इतनी रही थी लेकिन आपकी डिमांड इतनी थी, तो उस डिमांड की वजह से ये 10 किलोवाट किस में चेंज हो जाएगा कि पीक लोड से ऊपर चले जाएगा। पीक लोड अगर ये है तो आपका 13 kV की जनरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। बस आज की टॉपिक यहीं रखते हैं, एंड देन फिर नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी वीडियोस को लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, जो कि सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके आप लोगों के। थैंक यू।